कुछ स्टूडेंट्स को तुमने देखा होगा जो कि ज्यादा पढ़ के नहीं जाते, पर जब रिजल्ट आता है तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है या फिर उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड पता होते हैं जिनसे कि वो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा गेस वर्क करके आते हैं या फिर बहुत अच्छे तुक्के लगा कर आते हैं। जहां पर मैं बात कर रहा हूँ तुक्के लगाने की, तो मैं वो वाली बात नहीं कर रहा आंख बंद करके किसी पर भी टिक कर दो। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड्स। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, तुक्का कैसे लगाते हैं? ए सी पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा। कभी भी उस क्वेश्चन पे तुक्का मत लगाइएगा जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। पापा ये सब तो पढ़ाई नहीं कोचिंग ने यार, वो कहानी सुना दी, ये सब बताया नहीं। So hi, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक IIT JEE नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड और भी ऐसे लाखों बच्चों को मैं और मेरी टीम फ्री में गाइड और मेंटोर करती है। आज का जो टॉपिक है उसको बहुत सारे बच्चे देख के हंस रहे होंगे, भैया यार आप तो साइंटिफिक टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हो, आप तो हमें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हो, आप तो हमें स्ट्रैटेजीज बताते हो, आप तो हमें पढ़ाते हो, ये किस टॉपिक पे आ गए? तुक्का लगाना सिखा देंगे? ये कैसा मेथड है भैया? क्या ये जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है बताता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सब कुछ पढ़ के जाते हैं और जब वो एग्जाम के अंदर बैठते हैं और जब वो MCQ क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं और उसके 4 ऑप्शन देखते हैं तो उन 4 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पढ़ के सब जाते हैं बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। पिछले साल ऐसे मेरे कई स्टूडेंट्स थे जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से फेल हुए थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ के सब गए बट एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो गए। तो ये जो टेक्निक्स आज बताने वाला हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जितनी भी आज टेक्निक्स बताऊंगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो अब हर एक क्लास के अंदर कंपलसरी हो गया है। 9th क्लास के अंदर यूज होता है, 10th बोर्ड के अंदर MCQ क्वेश्चन होते हैं, हर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन MCQs होते हैं, 12th बोर्ड के अंदर भी MCQ क्वेश्चन होते हैं, JEE नीट UPSC कैट सारे एग्जाम MCQ बेस्ड होते हैं। तो हमें आज जानना पड़ेगा कि क्या ऐसी ट्रिक है जिससे कि मैं लास्ट के टाइम पे अपने 5 से 10 नंबर इंक्रीज कर सकता हूं इजीली इन ट्रिक्स को जान के। बट मैं तुम सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि देखो यार, हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें तुक्का लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरा पेपर सही करके आते हैं तो उन्हें तुक्का लगाने की जरूरत ही क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया क्या हमें तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखो, अगर आपके एग्जाम के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग कहां होती है? जैसे कि बोर्ड एग्जाम होता है, 10th एंड 12th के एग्जाम होते हैं, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो हाँ भाई तुक्का लगा कर आओ। कैसे लगाएंगे वो तो हम आगे पूरी बात करेंगे। बट अगर तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग है, जैसे JEE का एग्जाम, नीट का एग्जाम, UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम, सारे एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो क्या हमें तुक्का लगाना चाहिए भैया? हाँ लगाना चाहिए। बट कितने क्वेश्चन पे? मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन पे। उससे ऊपर अगर तुम तुक्का लगाकर आ रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। याद रखना कि भैया तुक्का ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं लगाया जाता। हम गैस वर्क करेंगे, हम साइंटिफिक मेथड से गैस वर्क करेंगे, बट केवल इन क्वेश्चंस पे करेंगे। ऐसा नहीं कि सब पे तुक्का लगा के आ रहे हो, क्योंकि अगर सब पे तुक्का लगाया तो बेटा कुछ होगा नहीं, फालतू में नंबर नेगेटिव में आ जाएंगे। तो याद रखना केवल कम से कम क्वेश्चन में तुक्का लगाना है और कब लगाना है वो मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो चलो पॉइंट नंबर 2 क्या है? स्टेजेस टू अटेम्प्ट। अब हमें यह जानना पड़ेगा कि भैया हमें MCQ क्वेश्चंस जो होते हैं उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। इमेजिन करो मेरे हाथ में आ गया पेपर, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं IIT का, JEE मेन का मैं पेपर देने जा रहा हूं, मैं नीट का एग्जाम देने जा रहा हूं, मैं कैट का एग्जाम देने जा रहा हूं, मैं UPSC या 10th 12th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरे हाथ में पेपर है। मैं क्या करूंगा? सबसे बड़ी गलती करते हैं हम सब अटेम्प्ट करने में। हमें अटेम्प्ट करना नहीं आता। कैसे नहीं आता समझाता हूं। हम क्या करेंगे? पेपर लेंगे, सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि टिपिकल हैं, जो हमें देखने से लग रहा है कि हमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बट हम ट्राई सबको करते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी। अटेम्प्ट कैसे करना है ध्यान से देखना। स्टेज 1 क्या होती है? ये वो स्टेज होती है जब हमें केवल वो क्वेश्चन करने हैं जो कि हमें देखते लग रहा है कि ये तो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आते हैं ना देखते ही कि हाँ यार इसका आंसर तो आता है, टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो। वो तो पूरे पेपर को आपको एक बार अटेम्प्ट करना है केवल उन क्वेश्चंस को जो कि आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। स्टेज 1 कंप्लीट। स्टेज 2 पे आएंगे। स्टेज 2 में हम आगे बढ़ेंगे और स्टेज 2 में हम वो वाले क्वेश्चंस को उठाएंगे जो क्वेश्चंस हमें लगता तो है कि हमसे हो जाएंगे बट हमें उसमें सोचना पड़ रहा है। मतलब हमें डायरेक्ट उसका आंसर समझ नहीं आ रहा है, हमें सोचना पड़ रहा है, हमें थिंकिंग करनी पड़ रही है। तो आप क्या करेंगे? स्टेज 2 में उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और स्टेज 3 होगी तुक्के के लिए। तो हमें एक पेपर को सॉल्व 3 स्टेजेस में करना होता है। पहली स्टेज होती है भैया पूरे उन क्वेश्चन को निपटा दो जो कि हमें आते हैं। उसके बाद स्टेज 2 कौन सी है? जिनमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, जो कि टिपिकल क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ करूंगा तो हो जाएंगे। और थर्ड स्टेज है तुक्का ट्रिक।
अब इस स्टेज के अंदर हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमें ज्यादा नहीं आते, बट हम उसके अंदर साइंटिफिक मेथड से तुक्का लगा करें। मैंने तुम्हें समझा दिया किस किस को तुक्का लगाना है नहीं लगाना, मैंने तुम्हें समझा दिया कब तुक्का लगाना है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा ट्रिक्स क्या है। तो ट्रिक्स मैं दिखा देता हूं, बट अगर तुम्हें मेरी वीडियो से, तुम्हारे अपने प्रशांत भैया की वीडियो से कुछ भी मदद होती है ना, तो आज तुमसे वैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमेंट में एक थैंक यू भैया जरूर लिखना। जिसको मदद हुई है आज तक, आई वॉन्ट मैं पढ़ पाऊं मेरे स्टूडेंट्स का कमेंट, थैंक यू भैया, इतना आज जरूर लिख के जाना। चलो, तो हमारा ट्रिक नंबर 1 क्या है? ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव ट्रिक। ये क्या ट्रिक है? अब देखो, ये ना साइंटिफिक ट्रिक है, बहुत सारे बच्चों ने सुनी होगी, बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुनी होगी। नहीं सुनी है तो मैं समझा देता हूँ। साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं, कोई भी एग्जाम हो, इंडिया के अंदर का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके ऑप्शंस के अंदर ऑल ऑफ द अबव है तो 95% चांस है कि भैया यही उत्तर होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपके ऑप्शन में नन ऑफ द अबव है तो 5% चांसेस हैं कि यही सही होगा। तो इसका क्या मतलब है? जब भी आपके एग्जाम के अंदर ऑल ऑफ द अबव आपको दिख जाए ऑप्शन के अंदर, तो 95% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि यही आपका उत्तर सही होगा। और जब भी आपको नन ऑफ द अबव दिख जाए तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये वाला ऑप्शन तो भैया नहीं होगा, इसके अलावा बाकी जो 3-4 ऑप्शन बचे हैं वो होंगे। तो समझ रहे हो ट्रिक नंबर 1 क्या है? साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया हमेशा ये चीज करेक्ट जाएगी, नहीं, 5% कंडीशन बनती है जहां पर ये चीजें करेक्ट नहीं जाती, बट 95% यही चीज जाती है। और अगर ये चीज तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम सैंपल पेपर को उठाकर देखो, किसी भी एग्जाम के सैंपल पेपर को तुम उठाकर देखोगे और तुम जब आंसर्स देखोगे ऑप्शंस वाले, तो तुम्हें पता चलेगा कि भैया जहां पर भी ऑल ऑफ द अबव था 95% वो आंसर बिल्कुल सही था। तो देखो, अगर तुम जेईई या नीट एस्पिरेंट हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर की जो इंपॉर्टेंस है वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो, उसी के बीच अगर तुम जेईई एस्पिरेंट हो, मैं एक बुक तुम्हें रिकमेंड कर देता हूं ओसवाल बुक्स की। कौन सी है? ये है हमारी जेईई मेन की मॉक टेस्ट की किताब है, जिसके अंदर आपको 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के। अब देखो, ये बुक मैं तुम्हें क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, अपने जो लेटेस्ट गए हुए हैं पेपर वो पूरा सॉल्व्ड आपको इसके अंदर मिल जाता है। उसके अलावा 15 सैंपल पेपर है जो कि एग्जैक्ट जेईई मेन लेवल के हैं, तो वो तो इसकी खासियत ही है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके माइंड मैप्स। अब देखो, लास्ट के टाइम में तुम रिवाइज कैसे करते हो? अपने नोट्स से, बट उससे ज्यादा बेहतरीन तरीका है इसके माइंड मैप से रिवाइज करो, और बड़ी जल्दी आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो इसके साथ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। उसके साथ इसके और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि अगर आप इसकी स्टार्टिंग में देखोगे इंडेक्स के पास, तो आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एनालिसिस मिल जाएगा कि फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर का वेटेज इतना है, केमिस्ट्री के अंदर इतना है। ऐसा आपको सारी चीजें इस बुक के अंदर मिल जाती है, जो कि बहुत शानदार है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा तुम ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह से भी ले सकते हो, बट अगर आप ऑनलाइन लोगे तो शायद आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो देख लेना ऑनलाइन स्टोर में, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 2, एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से समझना, ये एक वो मेथड है जो कि हर एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है। तो अगर तुम्हें भी टॉपर बनना है, इस मेथड को फॉलो करो। करना क्या होता है? इमेजिन करो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी, और आपने देखा और आपने ऑप्शंस को देखा और आपको लगा कि यार भैया मेरी मेमोरी ये बोल रही है कि भैया सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन से क्या होगा? देखो, पहले आपके 4 ऑप्शन थे और आपका सही आंसर 1 था, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम थी सही होने की, बट जब आपने सी को कट कर दिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अब इमेजिन करो आपको लगा कि हाँ भैया डी भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डी आंसर भी मुझे पता है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता डी, तो ये भी गलत कर दो। अब क्या है? केवल ए और बी 2 ऑप्शन बचे। तो अब आराम से थोड़ा सा दिमाग लगा के ए या बी दोनों में से कुछ भी टिक करके आओगे तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर एकदम सही होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। भैया ये तो बहुत कॉमन सा मेथड था, हमें पहले से आता था, इसमें आपने क्या नई चीज बताई? मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, मैं अब नई चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। देखो, ट्रिक नंबर 3 है एक्सट्रीम वैल्यूज। ये है एक नई चीज, ध्यान से समझना। साइंटिफिक स्टडीज क्या बोलती हैं? साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं कि आपके ऑप्शन में जब भी कोई एक्सट्रीम वैल्यू है तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इमेजिन करो आपके ऑप्शंस ये हैं 2, 3, 6 और 105, ये आपके ऑप्शन है। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 105 तो भैया बहुत एक्सट्रीम है, मतलब बहुत डिफरेंट है। क्या आपके तीनों ऑप्शंस में से 105 कहीं आसपास आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आंसर कभी भी नहीं होता। ये साइंटिफिक स्टडीज बोलती हैं 99% चांसेस हैं कि ये आंसर नहीं होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, इमेजिन करो आपके ऑप्शन में है 0, 0, 10, 12 और 2001, ये आपके ऑप्शन है। तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं ये कभी भी आंसर नहीं होगा। आंसर जो होगा इन दोनों में से एक होगा। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं?
तो आई होप कि तुम ट्रिक नंबर 3 एकदम क्लियरली समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। ट्रिक नंबर 4। अब देखो ट्रिक नंबर 4 क्या है। ट्रिक नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस ट्रिक का नाम है सिमिलर ऑप्शंस। देखो साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं अगर आपके एग्जाम के अंदर ऑप्शंस के अंदर कोई ऑप्शन सिमिलर है तो 90% चांस है कि वही आंसर होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये बी ऑप्शन है, और आपका सी ऑप्शन है 25 और आपका डी ऑप्शन है कॉस थीटा। ऐसे आपके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। तो अब ना साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं कि 90% चांसेस हैं कि आपका जो आंसर होगा वो इन दोनों में से होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर ऑप्शन। अब देखो हमें ना जो क्वेश्चन बनाता है ना, जो हमारे क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उनके नजरिए से सोचना पड़ेगा। वो क्या बनाते हैं, क्या सोच के बनाते हैं क्वेश्चन? वो ये सोच के बनाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हों, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हों। स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज होंगे? जब हम एक तरीके के सेम ऑप्शंस डाल देंगे, जैसे साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब बहुत सारे आप बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यार भैया साइन थीटा माइनस साइन थीटा आंसर कौन सा सही होगा। तो इस वजह से वो सिमिलर टाइप के ऑप्शंस डालता है और इन्हीं में ही आपका आंसर छुपा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लेवल अप जाएंगे और हम इन दोनों ऑप्शन को सबसे पहले हटा देंगे। अब इन दोनों में आप तुक्का मार सकते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आपके बहुत बार 10th बोर्ड के अंदर, 12th बोर्ड के अंदर भी आए हुए हैं। जैसे कि बायोलॉजी का एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, ऑप्शंस के अंदर था आरएनए डीएनए, ये 2 ऑप्शन हो गए। उसके अलावा गोल्गी बॉडीज और न्यूक्लियस, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आरएनए डीएनए सेम नेम है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 90% चांस होता है कि आपका जो आंसर होता है वो इन दोनों में से किसी में ही छुपा होता है। तो हमारी ट्रिक नंबर 4 क्या है? सिमिलर वर्ड्स को ढूंढो, सिमिलर ऑप्शंस को ढूंढो। जैसे ही आपने सिमिलर ऑप्शंस को ढूंढा, आंसर उन्हीं के अंदर छुपा होगा। ट्रिक नंबर 5, और ये जो ट्रिक है ये मेरी खुद की पर्सनल ट्रिक है और मैं अपने हर एक पर्सनल जिन स्टूडेंट्स को मैं मेंटोर करता हूं उनको मैं बताता हूं। देखो कभी कभार क्या होता है ना यार, जब हम एग्जाम के अंदर बैठ रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है और हम ना चीजें समझ नहीं पाते और उस वजह से जो क्वेश्चन हमें आता भी होता था वो गलत हो जाता होता है ना सभी के साथ। तो देखो इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है। इमेजिन करो 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो आपका जो ब्रेन होता है ना, अगर वो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है या फिर आपने किसी बुक में देखा है, तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा, 1 सेकंड के लिए आपको फटाफट से सिग्नल देगा कि आंसर बी है और आपकी नजरें जो है एग्जैक्टली बी के ऊपर डटी रहेंगी। ऐसा होता है। पर ये जो टाइम पीरियड है ना इस चीज के लिए, वो केवल 1 सेकंड होता है। आपका ब्रेन 1 सेकंड के लिए आपको देता है कि भैया आंसर क्या होना चाहिए, बी, मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। बट क्योंकि वो एग्जाम का टाइम होता है और आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, तो आप अपनी ब्रेन की उस बात पे इतना ध्यान नहीं दे पाते और उस वजह से आप बोलते हो कि यार नहीं यार वापिस से चेक कर लेते हैं, और आप चेक करते हो ऑप्शंस को और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और या तो आप फिर इसको छोड़ के आ जाते हो या फिर आप किसी और ऑप्शन पे टिक कर देते हो। होता है ना ये। तो हमें क्या करना है, ट्रिक ये बोलती है कि यार अपने ब्रेन पे ट्रस्ट रखो। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन कहीं पर देखा है तो आपका ब्रेन आपको अल्टीमेट सिग्नल देगा फटाफट से कि भाई बी ऑप्शन होना चाहिए, भाई ए ऑप्शन होना चाहिए। तो अपने ब्रेन की बातों को थोड़ा समझो, जब वो आपको सिग्नल दे रहा है तो सिग्नल को लो और मानो कि ठीक है यार ब्रेन बोल रहा है अचानक से बी की तरफ, हमारी नजरें बिल्कुल स्टक हो गई हैं, तो आंसर बी ही होगा। और 99% ये ट्रिक काम करती है। मैंने खुद ने ट्राई करी है, मेरे हजारों स्टूडेंट्स के साथ मैंने ट्राई करी है। तो इसको ट्राई करना। अब जब भी आप अगला एग्जाम देने जा रहे हो तो ये चीज होगी। देखो 2 कंडीशन बनती है। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा, आपके ब्रेन ने कभी ना कभी वो क्वेश्चन देखा होगा, तो वो आपको संकेत दे देगा। बाकी अगर आपने वो क्वेश्चन कभी नहीं देखा होगा, न्यू क्वेश्चन होगा, तो आपका ब्रेन कोई सिग्नल नहीं देगा। तो जब भी आपका ब्रेन सिग्नल दे तो सिग्नल को लो और टिक करो और आगे बढ़ो। एक आखिरी ट्रिक की बात कर देते हैं और ये सबसे खतरनाक ट्रिक है। ट्रिक नहीं है कोई खतरनाक, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, बट एक मेरा आपसे एक सिंपल सी बात है, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है। देखो यार, जब भी हम किसी भी एमसीक्यू पेपर की बात करते हैं तो होता क्या है ना, टाइम बहुत कम होता है और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो हमने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी उतने ज्यादा हमारे नंबर आएंगे। भैया क्या कहना चाहते हो समझ नहीं आया। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आज के टाइम पर, उतना जल्दी आप एमसीक्यू पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे और उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया, अगर आपने उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखा है तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा और आप डायरेक्टली आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो ट्रिक नंबर 6 ये है, ट्राई एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये थी हमारी तुक्के मारने की सबसे खतरनाक वीडियो। और अब एक 1-to-1 टिप, वो तो हमारा रिवाज है, तो थोड़ा सा नजदीक आ जाओ और मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब देखो इस ट्रिक से बहुत सारे बच्चे एग्री करेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक है। आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो,
स्टडीज ये बोलती हैं अगर आप कोई ऐसा पेपर दे रहे हो जिसके ऑप्शंस हैं A, B, C, D, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, तो स्टडीज ये बोलती हैं कि 90% चांस है, 90% चांस है या फिर 80 to 90% चांस है कि उसका करेक्ट आंसर B या C में से होगा। ये स्टडीज बोलती हैं। और पहले मुझे भी इस चीज का यकीन नहीं होता था, बट आप कभी भी किसी भी एग्जाम का पेपर उठाना और उसको देखना, उसके आंसर देखना, प्रीवियस ईयर का कोई भी, तो आपको दिखेगा कि एटलीस्ट 80% आंसर आपको बी या सी में से मिल रहे होंगे। भैया ए और डी क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि एग्जामिनर जो आपका पेपर बना रहा है वो ये नहीं चाहता कि आपको पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल जाए, वो ये नहीं चाहता। तो आपने देखा होगा ए ऑप्शन बहुत कम आंसर मिलता है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स वो पेपर दे रहे हैं जिसके अंदर 5 ऑप्शन है A, B, C, D, E, तो ऐसा साइंटिफिक स्टडीज बोलती हैं कि उनका जो करेक्ट आंसर है वो E होना चाहिए। ऐसी प्रोबेबिलिटी 40 to 50% है। E ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी 40 to 50% है। ये भी आप कोई भी सैंपल पेपर को उठाकर चेक कर सकते हैं। एंड केवल इतना ही नहीं, साइंटिफिक स्टडीज एक और चीज बोलती हैं कि जब भी आपका ट्रू या फॉल्स होता है, जैसे बोर्ड एग्जाम वालों के ट्रू या फॉल्स आते हैं, तो ट्रू या फॉल्स के अंदर 60% चांसेस हैं कि आंसर आपका ट्रू ही होगा। 60% चांस है कि आंसर आपका ट्रू ही होगा। बट देखो, मैं फिर भी इस वाली टेक्निक पे इतना यकीन नहीं करता, बट हाँ, ये जो BC वाली टेक्निक है इस पर मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है एंड मैंने सैंपल पेपर को एनालाइज करा है। किसी भी एग्जाम के सैंपल पेपर की बात कर लो तो B या C बहुत जरूरी है एंड बहुत बार काम आता है। ये थी हमारी वीडियो। अब देखो यार, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्ट्रोवर्शियल लगे कि यार भैया यार आप पढ़ाते हो, ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? यार इस बात को करने के पीछे का जो मेरा मोटिव है बहुत सिंपल सा है। वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर एक स्टूडेंट है जो कि मेहनत कर रहा है, जो कि एफर्ट्स लगा रहा है, ऐसा ना हो कि कुछ मार्क्स की वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाए। मैं ये नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन 2 या 3 नंबर, 5 या 10 नंबर से रुक जाए, या फिर उसके अच्छी परसेंटेज आ सकती थी बट क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा उस वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाए। इस वजह से आज इस वीडियो को मैं लेकर आया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे हजारों बच्चों को देखा है जो कि जेईई, नीट, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं एंड पढ़ते समय मेहनत बहुत करते हैं, बट एग्जाम का जब रिजल्ट आता है 2 या 3 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता, और फिर वो आकर मुझसे बोलते हैं भैया काश मैंने 1 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिया होता, 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए होते। तो उन सभी के लिए यार आखिरी का टाइम है, आखिरी के टाइम में पढ़ाई करो, बट हाँ इन टेक्निक्स को यूज कर लेना। यूज तभी करना जब इनकी जरूरत हो। ये वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों को हमें हर जगह नहीं दिखाना है कि भैया मॉक टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट में भी इन शक्तियों को यूज कर लिया, भैया हर जगह इस शक्तियों को यूज कर लेंगे। नहीं, ये तब यूज करना है जब तुम फाइनल एग्जाम में बैठे हो और तुम्हें जरूरत पड़ रही है तुक्के लगाने की, मतलब 3-4 क्वेश्चन में, 5-6 क्वेश्चन में, केवल तब। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर इन टेक्निक से तुम देकर आ रहे हो तो कुछ नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता चैनल सब्सक्राइब करो। मैं बस आपसे एक विनती करता हूँ यार, आप एक अपने ऐसे मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जिसको जरूरत है, क्योंकि आखिरी के टाइम में टेंशन में है, परेशान है, उसको शेयर कर दो ताकि उसकी कुछ ना कुछ मदद हो जाए। चलिए, ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताना, और एक थैंक यू भैया जरूर लिख के जाना।